नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। आज़ादी ऐसे नहीं मिली है। 1947 में आज़ाद तो हुए, लेकिन क्या आज इस दशक में आज़ाद है? जवाब ना है। जिन्होंने आज़ादी के लिए कुछ किया ही नहीं है, उसके बारे में लाल किले पर अगर कोई इंसान गलत बोले तो उसके बारे में मुझे क्या कहना। मैंने सोचा कि बहुत कुछ पढ़ता हूँ, तो सोचा एक पहला भाग मैंने सोचा कि जो जो इंसानों ने आज़ादी के लिए उस समय जो कुर्बानी दी, वो नायक जिनके बारे में शायद आपने कुछ सुना नहीं होगा, तो मैंने नक्की किया कि अभी मेरी एक सीरीज़ जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, उसमें उसका जिन्होंने आज़ादी के लिए जंग लड़ा, मेहनत की, उसके बारे में बताऊँगा कि देश 1947 से 2025 और अभी वो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, फ्रीडम डे मनाया गया। तो देश की आज़ादी हमें कई लोगों के बलिदान, साहस और त्याग से मिली है, लेकिन कई ऐसे हीरोज़ हैं जिनके साहस की कहानियाँ इतिहास के पन्नों पर धूमिल हो गई हैं। देश को आज़ाद हुए इतने साल के बाद, लेकिन यह आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। देश की स्वतंत्रता के बाद जन्मे लोग सत्ता में आकर इन लोगों को बदनाम कर रहे हैं और वही कहते हैं कि भारत हमने बनाया, और भारत में जो लोग ने आज़ादी के लिए किया और इस सालों में राज किया, वो भारत के लिए बर्बाद करके गए। गलत है। तो उन लोगों को बलिदान, साहस और त्याग से ये मिले हैं, लेकिन ऐसे कई फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनके साहस की कहानियाँ इतिहास के पन्नों में धूमिल हो गई हैं। तो ऐसे एक हीरो की बात करता हूँ। पहला हीरो बताता हूँ, एस आर शर्मा। एस आर शर्मा 1903 टू 1965 का जन्म बेंगलुरु के एक छोटे से गांव में मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। बचपन में से ही शर्मा को पढ़ने और संगीत का बेहद शौक था। आगे चलकर वह डॉक्टर N.S. हार्डिकर द्वारा स्थापित हिंदुस्तान सेवा दल में शामिल हुए और देश की आज़ादी के संघर्ष में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एशर शर्मा की संगीत में विशेष रुचि थी। उन्होंने कर्नाटक संगीत की शिक्षा ली थी और उन्हें हिंदुस्तानी संगीत का भी अच्छा ज्ञान था। उन्होंने सेवा दल में भी कई देशभक्ति गीत लिखे थे और स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा जी के नेतृत्व का उन पर गहरा प्रभाव था। उन्होंने 1924 में AICC अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भाग लेने का फैसला किया और उसके बाद इन्होंने हिंदुस्तानी सेवा दल के फ्रीडम फाइटर्स के साथ एक वॉलंटियर के रूप में काम करना जारी किया। लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करते हैं, लेकिन जो कांग्रेस का सेवा दल उस जमाने में सक्रिय था, उसकी कोई बात नहीं करता है। श्री एस.आर. शर्मा को शारीरिक फिटनेस बनाने की तकनीक सीखने के लिए बड़ौदा में प्रोफेसर मणिक राव के श्री चुम्बदा व्यायाम मंदिर भेजा गया था। यहाँ से तकनीक सीखने के बाद वे सेवा दल में ट्रेनर बने और सेवा दल में उन्हें प्रचारक का काम भी सौंपा गया। मेहनत और ईमानदारी के साथ करने के कारण शर्मा ने जल्द ही कई नेताओं का विश्वास हासिल कर लिया। शर्मा 6 साल बिहार में रहे। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा अपना काम पूरा करने के बाद वह खादी और ग्रामोद्योग के माध्यम से अपनी जीविका कमाने में लगे रहे।
फिर उन्होंने पुरुलिया में अपना नया बिजनेस शुरू किया, जो रेशम की बुनाई के लिए प्रसिद्ध जगह है, और बुनकर साड़ियों को बिचौलियों को बेच रहे थे और उन्हें बहुत कम रिटर्न मिल रहा था। शर्मा जी उनसे साड़ियाँ खरीदने लगे। इस समय कुछ समय बाद उन्होंने कनकनहल्ली में रेशम का काम शुरू किया। इससे जरिए उन्होंने अच्छा काम और नाम और पैसा कमाया। कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट्स जैसे झंडे, टाई, रुमाल और साड़ी की पूरे भारत में अच्छी मांग थी, लेकिन 1965 में उनका निधन हो गया, जिसने आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया था। ऐसे उसको मैं सलाम करता हूँ। और दूसरा जो मैं नाम अभी देने वाला हूँ वो गुमनाम फ्रीडम फाइटर्स, उसका नाम है निकुंजा सेन। निकुंजा सेन की प्रारंभिक शिक्षा ढाका में हुई और उस टाइम जो हिंदुस्तान में था, और कहीं उनके क्रांतिकारी जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। हालांकि उनके माता पिता, जन्म स्थान, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में जानकारी मुझे नहीं मिली। उन्होंने अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत हमचंद्र घोष बरदा के मुक्ति संघ के सदस्य के रूप में की, और फिर उस समय बंगाल वॉलंटियर से जुड़े। जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बंगाल के सभी 4 प्रमुख क्रांतिकारी समाज जतीन्द्र नाथ के सुझाव पर मुखर्जी बादा जतीन से मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए। वह एक अच्छे आयोजक थे और उन्होंने कलकत्ता में राइटर्स बिल्डिंग एनकाउंटर के बादल गुप्ता जैसे कई युवाओं को क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल किया। वह एक बेहतरीन मास्टर प्लानर थे और सभी प्रमुख क्रांतिकारी उद्यमों से जुड़े थे, जिनमें बंगाल वॉलंटियर शामिल थे। उन्हें मित्र सुमति रॉय की तरह उन्हें ढाका में लेमन की हत्या के से लेकर राइटर्स बिल्डिंग फिट 8 दिसंबर 1930 तक विनय, बादल, दिनेश द्वारा की गई हर एक घटना में शामिल किया गया था, और 8 दिसंबर 1930 को निकुंजा, बादल और दिनेश को उसके ठिकाने से ले जाकर उसका स्थान पर छोड़ दिया गया, जहां लेमन, बेने बसु और रस्मोई सूर के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद तीनों राइटर्स बिल्डिंग की ओर बढ़े, जबकि निकुंजा और रस्मोई वहां से चले गए, और रस्मोई को घटना के कुछ हिस्सों में बाद और निकुंजा को कुछ महीने बाद गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें लंबी कारावास की सज़ा सुनाई गई और पूरी जिंदगी कारावास में उसने गुजारी। मैंने आज सोचा कि कम से कम 2 आदमी के बारे में मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने कितनी यातनाएं उस समाज में। मैंने एक साउथ का उदाहरण दिया और दूसरा वो ढाका का, बंगाल का उदाहरण दिया। इसमें आप समझ सकते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में कितने कितने लोगों ने किस किस तरह किस किस दलों से साथ जुड़कर जो मुकाबला किया, अपने आप को समर्पित कर दिया, जो जेलवास में चले गए, कारावास में चले गए, क्या क्या बलिदान दिया। आज आज़ादी ऐसे नहीं मिली है। 565 राजाओं के बाद आज हमने 2 करोड़ राजाओं का जन्म दे दिया है। वो शायद लोकशाही का मैं कलंक समझता हूँ, क्योंकि ये लोग अपने आप को राजा समझते हैं और राजा की तरह आज संसद में बैठकर अकबर शहनशाह समझने लगे हैं। वो गलत हैं। आज की युवा पीढ़ी को समझनी होगा कि आज जो 30-40 साल में आपको जो पिक्चर बताया गया और इस दशक में आपको जो पिक्चर बताया गया वो गलत है, क्योंकि आज़ादी से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। न तो उनको पूर्वजों का कोई लेना देना है। जिन पूर्वजों ने आज़ादी के लिए लड़े, उनके बच्चे आज कहाँ गए, किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो आपको सोचना होगा कि आज आपको जो दवा पिलाई जाती है कोमवाद की,
उसमें से किस तरह बाहर निकलना वो आप पर छोड़ देता हूँ। मैं इन आज़ादी के लिए लड़ने वाले लड़वैये शहीद को शत शत नमन करता हूँ।